मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक नया टॉपिक लेकर पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है अरब इजराइल समस्या, जिसके तहत फ़िलिस्तीन समस्या भी समाहित होती है। आज दुनिया के अंदर जिस इजराइल देश को हम जानते हैं, अरब समूह के देशों को जानते हैं, यह आज की वास्तविक स्थिति जो हमें दिखाई देती है वैसी पूर्व में नहीं थी। दोनों ही संदर्भों में ये इसको हम एक तरह से जातीय उन्माद की स्थिति के रूप में विश्व में देखते हैं। अरब इजराइल समस्या के उदित होने के बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों को हम निम्न पंक्तियों में समझ सकते हैं। पहला, विभिन्न धर्मों की उपस्थिति। इस क्षेत्र में हिब्रू, तुर्क, अरब, अंग्रेज जातियां उपस्थित रही और जिनमें आपस में सामंजस्य नहीं बन पाया। दूसरा प्रमुख कारण हम यरूशलेम किसके अधीन हो। यरूशलेम वह पवित्र स्थान जिसे ईसा मसीह के जन्मस्थली के रूप में दुनिया भर में जाना जाता है, इस पर ईसाइयों का आधिपत्य होवे, मुसलमानों का आधिपत्य होवे या यहूदी जाति के लोगों का आधिपत्य हो, यह एक समस्या का कारण रहा। तीसरा, फिलिस्तीन में पहले तुर्क साम्राज्य स्थापित था। इसके लिए सीमा विवाद निरंतर बना रहा और यहाँ पर यहूदियों का बसना और अपना साम्राज्य स्थापित करना एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी। शरणार्थियों की समस्या, चूँकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अरबों के साथ जोड़ने का वायदा किया गया था महाशक्तियों के द्वारा, किंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया। एक और प्रमुख समस्या रही कि इजराइल की मान्यता का प्रश्न। नवीन उदित होता हुआ इजराइल देश किसके द्वारा मान्य हो इस क्षेत्र में, यह जो कारण रहे, इसके कारण अरब और इजराइल के बीच में दूरियां बढ़ती ही रही और यह क्षेत्र अशांत हुआ। विश्व के विभिन्न भागों से यहूदी यहाँ आकर बसे और अरबों को उनकी धरती से बाहर कर दिया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ में इस समस्या को रखा गया। चूँकि यहूदी यरूशलेम के क्षेत्र में 14,000 वर्ग मील तक अपने आप को स्थापित कर चुके थे, अरब जाति के लोग यह अपने आप को बेदखल किए जाने की यहूदी जाति की जो पॉलिसी है उसका निरंतर विरोध करते रहे। 14 मई 1948 को अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को स्वतंत्र किया और यहाँ पर संघर्ष प्रारंभ हो गया और इस संघर्ष का परिणाम यह निकला कि यहाँ पर एक इजराइल देश की घोषणा की गई। यद्यपि इस इजराइल को प्रारंभिक दिनों में सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत, अमेरिका और फ्रांस के द्वारा ही मान्यता दी गई, अरबों ने इसका निरंतर विरोध किया और इसी विरोध के फलस्वरूप अरब क्षेत्र के प्रमुख देश, जिसमें मिस्र, सीरिया, जॉर्डन लेबनान, यमन, सऊदी अरब ने मिलकर 15 मई 1948 को इजराइल पर आक्रमण कर दिया। यूएसए, फ्रांस और यूके ने इजराइल को सहायता दी और इस युद्ध में इजराइल विजयी हुआ। इस विजय के परिणाम स्वरूप सीरिया की गोलान पहाड़ियों पर, सिनाई प्रायद्वीप पर, यरूशलेम पर, गाजा पट्टी क्षेत्र पर, जॉर्डन नदी के जल पर इजराइल ने अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया और मूल फिलिस्तीनी शरणार्थी बनकर दूसरे देशों में पलायन करने लगे। फलस्वरूप 26 जुलाई 1956 को मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया और इसके राष्ट्रीयकरण करने के कारण इजराइल के सामने समस्या तो खड़ी हुई, उसके साथ साथ फ्रांस और ब्रिटेन के सामने भी अपने व्यापारिक जहाज़ों के आने जाने का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण समस्या उत्पन्न हुई और
अब की बार 29 अक्टूबर 1956 को इजराइल ने सिनाई पर और 31 अक्टूबर 1956 को यूके व फ्रांस ने पोर्ट सईद पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में पुनः इन मित्रों की जीत हुई और अरबों की हार हुई। दिसंबर में यूके व फ्रांस ने तो सेनाएं हटा ली, पर इजराइल ने 7 मार्च 1957 को यूएसए की रिक्वेस्ट पर सेनाएं हटाई। स्वेज नहर पर संयुक्त राष्ट्र संघ का शांति दल की सहायता से मिस्र का कब्जा बना रहा। 18 मई 1967 को मिस्र ने शांति सेनाओं की वापसी की मांग रखी। इसके तुरंत बाद मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरब की सेनाएं पुनः संगठित हुईं और इजराइल के विरुद्ध तैयार हो गईं। अकाबा की खाड़ी को घेर लिया गया। यहाँ से इजराइल के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। 5 जून 1967 को मिस्र पर इजराइल ने आक्रमण किया और बाकी राज्य भी इसमें शामिल हो गए। अरबों की इसमें करारी हार हुई। 10 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता से युद्ध को विराम दिया गया। 1967 से 1970 तक युद्ध विधिवत होते रहे। अल अक्सा मस्जिद को भी जला दिया गया। 7 अगस्त 1970 को अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध विराम करवाया गया। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में 11 इजराइल खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई। 6 अक्टूबर 1973 को मिस्र व सीरिया ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया। अरबों को इस बीच सोवियत संघ ने सपोर्ट देना शुरू किया। 22 अक्टूबर को युद्ध बंद हुआ। स्वेज पर मिस्र व इजराइल का आधा आधा हिस्से पर अपना कब्जा स्थापित हुआ। 1973 को ओपेक संगठन का गठन किया गया और सारे तेल उत्पादन करने वाले देशों ने तेल बंदी की घोषणा कर दी और तेल के मूल्यों में असाधारण वृद्धि कर दी। 11 नवंबर 1973 को तत्कालीन विदेश मंत्री अमेरिका के हेनरी किसिंगर की मध्यस्थता से समझौता हुआ और यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना यहाँ पर रखी गई। सिनाई समझौता 1975 के तहत सिनाई पर्वतमाला पर 8 सुरक्षा चौकियां बनाई गई और इजराइल और मिस्र को इसमें स्थान दिया गया और बाकी पर अमेरिका की चौकियां बनाई गई। स्वेज नहर का मार्ग खोल दिया गया और मिस्र ने यह वादा किया कि वह अब आक्रमण चलाकर नहीं करेगा। 10 नवंबर 1970 को मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात यरूशलेम की यात्रा पर गए। इजराइल के राष्ट्रपति रॉबिन बेगिन, इन दोनों के बीच शांति स्थापना के लिए बात को आगे बढ़ाया गया। 18 सितंबर 1976 को कैंप डेविड में शांति समझौता हुआ अनवर सादात, रॉबिन बेगिन और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर के बीच में। इस संधि का 19 अरब राज्यों के द्वारा विरोध किया गया और ये कहा गया कि मिस्र ने लीडरशिप करने के बावजूद अरबों के साथ धोखा किया है और हम इस समझौते को नहीं मानते हैं। और इसी बीच मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या कर दी गई। नए राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक मिस्र के तख्त पर एक नए पद के राष्ट्रपति के रूप में अवतरित हुए। 6 जून 1982 को लेबनान पर इजराइल आक्रमण हुआ। फिलिस्तीनियों ने इस आक्रमण में अकेले लड़ाई लड़ी। किसी भी अरब देश ने उसकी सहायता नहीं करी और धीरे धीरे फिलिस्तीनियों और अरबों के बीच जो संगठन मजबूत था वह शिथिल होने लगा। 17 मई 1983 को लेबनान सरकार ने फिलिस्तीनियों को अपने देश से बाहर निकलने का निर्देश जारी कर दिया। इसका परिणाम यह रहा कि 15 नवंबर 1988 को स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की घोषणा की गई और पश्चिमी गाजा पट्टी क्षेत्र पर सभी फिलिस्तीनी नागरिकों ने अपने आप को स्थापित किया। तत्कालीन फिलिस्तीनियों के नेता यासर अराफात के नेतृत्व में अब आगे की मुहिम अकेले लड़ने की घोषणा की गई और अरब इजराइल जो समस्या थी अब फिलिस्तीन और इजराइल के रूप में दिखाई देने लगी। धन्यवाद।